द अर्थ चैप्टर जो है यह H.E. बेट्स के द्वारा लिखी गई है। H.E. बेट्स was born in 1905 and died in 1974। H.E. बेट्स का जन्म 1905 में हुआ और उनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हो गई। बॉर्न एट नॉर्थहैम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड, मध्य इंग्लैंड के नॉर्थहैम्पटन जगह पे उनका जन्म हुआ था। वाज वेल एक्वेंटेड विथ द इंग्लिश कंट्री साइड, और साथ ही वे इंग्लैंड के ग्रामीण इलाके से बहुत अच्छे ढंग से परिचित थे। ग्रामीण इलाकों के बारे में वे बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। स्पेशली द पीजेंट्स हु लिव्ड देयर, खास करके वहाँ के किसानों के बारे में, जो उस जगह पे किसान लोग रहते थे, उन किसानों के बारे में वे बहुत अच्छे ढंग से जानते थे, उनसे परिचित थे। उनकी परिस्थितियों के बारे में भी वे अच्छे ढंग से जानते थे। ए वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, ए वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक प्रसिद्ध छोटी कहानियों के लेखक। छोटी कहानियों के लिखने वालों में एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में उनका नाम अग्रणी है, जिनका नाम है H.E. बेट्स। स्पेशली ही वर्कड फॉर सम टाइम एज ए जर्नलिस्ट, कुछ दिनों के लिए उन्होंने एक जर्नलिस्ट के रूप में भी काम किया था। जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार। पत्रकार के रूप में भी उन्होंने कुछ दिनों तक काम किया था। His first novel was published when he was only 21 year old। मात्र 21 वर्ष के थे उस समय उनका पहला जो है उपन्यास प्रकाशित हुआ। अब सोच लीजिए कि कितने मेधावी छात्र रहे होंगे कि 21 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने एक उपन्यास लिख डाली, एक नोवेल का उन्होंने रचना कर दिया। वायु सैनिकों के बारे में उन्होंने बहुत सी छोटी कहानियों का सृजन किया। वायु सैनिकों के बारे में उन्होंने बहुत सी छोटी कहानियों का सृजन किया। एंड देयर एडवेंचर्स, उनके साहसिक कार्यों की भी उन्होंने चर्चा की। साथ ही बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेज इन द रॉयल एयरफोर्स, वे एयरफोर्स में भी रह चुके थे, इस वजह से उनको एयरफोर्स की भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे काज से वे परिचित थे। इसलिए एयरफोर्स के साहसिक कार्यों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड फेयर स्टूड द वाइंड फॉर फ्रांस, 1944 में लिखे, अर्थात फेयर स्टूड द वाइंड फॉर फ्रांस ए बुक का नाम है, 1944 में लिखे। द पर्पल प्लेन 1947 में लिखे। द जैकरेंडा ट्री 1949 में लिखे। द स्कारलेट सोर्ड ये 1951 में लिखे। द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे 1958 में लिखे। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी द अर्थ, अभी हम जो इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थ, इसका मतलब होता है धरती, जमीन। तो जमीन जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, सेट इन द इंग्लिश कंट्री साइड, यह इंग्लैंड के एक ग्रामीण क्षेत्र की ही कहानी है, इंग्लैंड के एक गांव की ही कहानी है। इज अबाउट ए फार्मर जॉनसन, जो एक किसान जॉनसन के बारे में यह कहानी है। एंड हिज सन बेंजी, और उसका लड़का जिसका नाम रहता है बेंजी, उसी के बारे में यह कहानी है। हु अपीयर्स टू बी ए सिंपल माइंडेड पर्सन, जो उनका लड़का, जो जॉनसन का लड़का था बेंजी, वो बिल्कुल सीधा साधा बच्चा था, सीधा साधा देखने में लगता था। द स्टोरी very well depicts the laziness of the parents and growing selfishness and cunningness of their simple minded son। इस कहानी में दो चीजें बताई गई है। पहला तो पेरेंट्स का यानी माता पिता का आलस्य, और दूसरा उनके बच्चे की धूर्तता और स्वार्थीपन। ये दोनों चीज जो है दर्शाया गया है। of their simple minded son who finally drives them away from their home, जो उनके घर से उन लोगों को अपने खुद ही बाहर कर देता है। अर्थात जो बच्चा है, जो बेंजी नाम का लड़का है, वो अपने माता पिता को ही अंत में उन्हीं के घरों से निकाल देता है। तो आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं
इस कहानी में क्या क्या कुछ घटित हुआ है। सबसे पहले जो ये बॉक्स में जो कुछ क्वेश्चन देता है, इसका अध्ययन कर लेना आवश्यक होता है। पढ़ने से पहले, पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले बॉक्स में जो कुछ प्रश्न होते हैं, इनका अध्ययन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसी प्रश्न के इर्द गिर्द पूरी कहानी जो है चक्कर काटती है। इस वजह से इस प्रश्न को जानना अति आवश्यक होता है। पहला प्रश्न है, हाउ इज योर फैमिली इंपॉर्टेंट टू यू? आपका परिवार आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण है? हर व्यक्ति का परिवार उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति का पालन पोषण उसके परिवार में ही होता है। परिवार में ही उसकी पूरी परवरिश होती है। हर कुछ वो बच्चा परिवार में ही सीखता है। इसलिए परिवार को ही प्रथम पाठशाला माना गया है। अर्थात बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो पहली बार अपने परिवार में ही सीखता है। इसलिए बच्चों के लिए प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। अगर परिवार ठीक है, परिवार का आचरण सही है, अगर परिवार का वातावरण बिल्कुल स्वस्थ है, तो बच्चा भी मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, सोचने की शक्ति विकसित होगी, अनुशासित होगा और किसी भी कार्य को मन लगा करके करेगा, वो सफलता की राह आसानी से तय कर लेगा। तो इसलिए प्रथम पाठशाला परिवार है। दूसरा, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पेरेंट्स? एक माता पिता की क्या जिम्मेदारियां होती है अपने बच्चों के प्रति? टुवार्ड्स देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के प्रति एक माता पिता की क्या जिम्मेदारियां होती है, इस चैप्टर में ये भी बताया गया है। इस चैप्टर को पढ़ने से ये हमें मालूम चलेगा कि एक बच्चे के प्रति एक माता पिता का क्या रोल होता है, क्या योगदान होता है उसके विकास में, उसके ह्रास में, उसके बिगड़ने में, उसके बनने में। हर चीज़ में माता पिता का भी योगदान होता है, उसके परिवार का भी योगदान होता है, उसके समाज का भी योगदान होता है। हर चीज़ का छाप बच्चे के ऊपर पड़ता है, क्योंकि बच्चे का दिमाग जो होता है वो सेंसिटिव होता है। बच्चे का दिमाग जो है कच्चे घड़े के समान होता है। उसे जिस आकार में आप ढाल दीजिएगा उसी आकार में वो ढल जाएगा। इस वजह से बच्चे पर बिल्कुल जो है निगरानी रखना चाहिए। निगरानी अब इस टाइप का नहीं कि उसको इतना ना जो है उस पर दबदबा बनाया जाए कि उसका जो है माइंड विकसित ही ना हो पाए, वो संकुचित माइंड का हो जाए, ऐसा भी नहीं। उसको फ्री भी छोड़ना है, लेकिन इतना भी फ्री नहीं छोड़ देना है कि वो जो है बिगड़ जाए, वो गलत माहौल में चला जाए। जैसे कि वो कहावत नहीं कही गई, बिना के तार को इतना भी टाइट मत करो कि वो टूट जाए, और इतना भी ढीला मत करो कि उससे सुरीली आवाज़ भी नहीं निकल सके। सुरीली आवाज़ निकलने के लिए एक मीडियम जो है, उसका जो क्या कहते हैं, एक लय, एक मीडियम, माने मीडियम जो है उसके तनाव का होना जरूरी है। मीडियम तनाव हो उसमें, तब उसमें उससे सुरीला ध्वनि निकलता है। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स? और फिर ठीक इसी के उल्टा है, इसी का उल्टा है कि एक बच्चों का अपने माता पिता के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती है, बच्चों का अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है। इन सब चीज़ों को इस जो है कहानी को पढ़ने पर पता चलेगा कि कैसा व्यवहार किसके साथ होना चाहिए। आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। ऑल दैट द जॉनसन्स हैड वाज द अर्थ। जॉनसन जो किसान था, उसके पास केवल और केवल उसकी जमीन थी। दूसरा उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, उसके पास केवल उसकी जमीन ही उसकी अचल संपत्ति थी। Very often it seemed as if it were all they had ever had. कई बार ऐसा लगता था कि उसकी जमीन ही उसकी पूरी संपत्ति है, और वास्तव में ऐसी बात थी भी। उस जमीन के अलावे उसके पास दूसरा कोई संपत्ति नहीं था। It was true that they also had possessions. ये बात भी सही थी कि उनके पास, जॉनसन के पास कुछ और भी संपत्ति थे। तो संपत्ति क्या थे? तो एक प्लाऊ, एक हल था, एक 2 व्हील्ड कार्ट, एक 2 चक्कों वाली जो है कार्ट कहते हैं, यानी अर्थात जिसे टायर कहा जाता है, टायर। टूल्स, कुछ औजार थे घर में। एक बोनी ब्राउन मेयर, एक बिल्कुल दुबली पतली भूरी रंग की मेयर थी, घोड़ी थी।
which slowly dragged the plow, जो धीरे 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 उस हल को खींचती थी उसके खेतों में, and the cart about their rough 4 acre plot, और साथ ही साथ वो कार्ट को भी लेके, उस टायर को भी लेके वो घोड़ी चलती थी। अब घोड़ी चूंकि चला रही है तो टायर नहीं कहेंगे, उसको हम टांगा कहेंगे। तो उस टांगा को लेकर के वो जो है घोड़ी उसके खेतों में जाती थी, उसका जो भी प्लॉट था उस प्लॉट में जाती थी। बट विदाउट द अर्थ दीज थिंग्स वेयर यूजलेस, लेकिन ये जितने भी पोसेशंस थे, जितने भी उसके पास ये सब धन थे, ये सभी बिना जमीन के बेकार थे, क्योंकि जमीन पर ही ये सभी का यूज होता है, और जमीन ही नहीं रहे तो इन सब का कोई यूज ही नहीं रह जाता है। इट वॉज ट्रू दैट दे हैड ऑल्सो ए सन, इन सबों के अलावा एक और बात थी कि उन लोगों के पास, दोनों पति पत्नी के पास एक बेटे भी थे। द जॉनसन्स सन वाज नेम्ड बेंजी, जॉनसन के बेटे का नाम बेंजी था। जॉनसन्स इसलिए लिख रहा है क्योंकि दोनों दंपति, इसलिए जॉनसन्स लिख रहा है, प्लूरल इसको बना दिया। तो जॉनसन जो पति पत्नी थे, मिस्टर जॉनसन एंड मिसेज जॉनसन, उन दोनों को एक संतान था जिसका नाम था बेंजी। And it was more than 30 years since they had surrendered to the idea that he was not right in his head. कह रहा है कि and it was more than 30 years, जब वह 30 साल से भी ऊपर का हो गया, अर्थात उसका उम्र जब 30 साल से ऊपर हो गया, तब तक वे उन लोगों के दिमाग में यही आइडिया था कि यह जो है इसका दिमाग सही नहीं है, सिंपल माइंडेड सन है, सामान्य दिमाग का, भोला भाला दिमाग का लड़का है। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज इंसेन और इम्बेसाइल, ये बात नहीं थी कि वो जो है पागल था, वो जो है बिल्कुल मूर्ख था, ऐसी भी बात नहीं थी। और इवन दैट ही कुड नॉट रीड एंड राइट एंड काउंट फिंगर्स, और ये भी बात नहीं थी कि वो पढ़ लिख नहीं सकता था, वह उंगली गिन नहीं सकता था, सब कुछ कर सकता था। बट ओनली दैट ही वॉज सिंपल, बात केवल इतनी ही थी कि वह साधारण दिमाग, भोला भाला दिमाग का लड़का था, स्लो माइंडेड था। नॉट क्वाइट लाइक अदर पीपुल, अन्य लोगों के जैसे वो नहीं था। एंड बिकॉज ही वॉज देयर ओनली सन, चूंकि उन लोगों के पास वहीं केवल एक लड़का था, तो जॉनसन हैड स्पेंट मेनी ईयर्स बीइंग ए लिटिल टू काइंड, तो जॉनसन चूंकि एक ही बेटा था उनके पास, एक ही संतान थे, तो इस वजह से जॉनसन, दोनों दंपति उस बेटे को बहुत मानते भी थे, उनके प्रति, उसके प्रति बहुत दयालुता का व्यवहार भी करते थे। टू एनक्सियस, उसके लिए बहुत चिंतित भी रहते थे। एंड टू सैक्रिफिशियल, और उसके लिए समर्पित भी रहते थे। टुवार्ड्स हिम, उसके प्रति, माने ये सब उन लोगों के दिल और दिमाग में था, समर्पित रहना, उसको बहुत अधिक उस पर दया दिखाना, उसके बारे में बहुत अधिक सोचना, ये सब उन लोगों में थी। सो दैट ही हैड ग्रोन अप टू सीम वर्स इन देयर आईज, धीरे धीरे उन लोगों के नजरों में वह माने बद से बदतर होते चला गया, अर्थात उसकी स्थिति धीरे धीरे बदलती ही जा रही थी, गलत ही होती जा रही थी। देन ही रियली वाज, और जिसकी स्थिति, उसकी वास्तविक जो स्थिति थी उससे भी बदतर उसकी स्थिति होती चली गई। बेंजी हैड द लार्ज लूज लिम्स, बेंजी जो है उसका शरीर जो है एक तरह से लूज लिम्स कहते हैं, ढीला ढाला शरीर, मांसल शरीर हो, ढीला ढाला, वैसा शरीर था। दैट ऑफन बिलोंग्स टू द सिंपल माइंडेड, जो भोला भाला दिमाग का बालक पर वो सूट करता था, शरीर का भारीपन, दिमाग से भोला भाला, ये दोनों चीजें उस पर सूट करती थी। एंड थिक सॉफ्ट फेयर हेयर ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर जो थे वो थिक सॉफ्ट हेयर थे, उसके जो बाल थे वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही घने उसके चेहरे पर बाल थे। ही हैड द लुक ऑफ बीइंग ए सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज ए सिंपल माइंडेड मैन, उसका जो दिल था, माने वो देखने में भोले भाले दिल वाला लड़का लगता था, साथ ही साथ दिमाग से भी भोला भाला लगता था, अर्थात सीधा दिमाग और सीधा दिल दोनों से वो सीधा ही लगता था। His eyes were blue, उसकी आंखें नीली थी। एंड ऑल डे लॉन्ग ही हैड ए सिंपल स्माइल ऑन हिज फेस, और पूरे दिन भर उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान रहती थी। बट समवेयर बिहाइंड द ब्लू आईज, लेकिन उन नीली आंखों के पीछे कहीं
द सिंपल स्माइल, उस सामान्य मुस्कान के पीछे कहीं, एंड द सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर, और कोमल बच्चों के समान बालों के पीछे कहीं, ही सिंप्लिसिटी, उसकी सरलता, उसकी भोलापन के पीछे, सिम्ड ग्रेजुअली टू हैव बिकम ए काइंड ऑफ कनिंग, धीरे धीरे ऐसा लगा कि एक धूर्तता पनपती चली जा रही है। सामान्यता, भोलापन, इन सबों के पीछे एक धूर्तता पनपती चली गई दिन प्रतिदिन, और वह बालक जो है धूर्त बन गया, धूर्त हो गया। It was more than 30 years since the Johnsons realizing that he was not quite like others. 30 वर्ष की अवस्था के बाद जॉनसन जो किसान था वो महसूस किया कि अन्य बच्चों के जैसा मेरा लड़का नहीं है, मेरा लड़का भोला भाला है, इसका जीवन कैसे चलेगा। इन सब बातों से उसे चिंता होती थी, तो हैड टेकन बेंजी टू ए डॉक्टर। एक दिन उसने क्या किया, बेंजी को एक डॉक्टर के पास ले गया। दिस डॉक्टर हैड परसुएडेड देम दैट ही नीडेड इंटरेस्ट दैट वुड स्ट्रेंथन हिज माइंड। डॉक्टर ने सलाह दिया इन लोगों को कि इसको जो है किसी चीज में लगा दीजिए, किसी काम में लगा दीजिए, ताकि वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगे और इसका दिमागी हालत जो है मजबूत होने लगे, इसका दिमाग मजबूत हो, इसके लिए किसी काम में इसे लगाइए। डॉक्टर ने सलाह दिया। इट वुड बी गुड इफ दे गेव हिम समथिंग टू डू, अच्छा होगा कि इसे कुछ करने के लिए वो लोग देंगे, कोई काम इसको दे दीजिए करने के लिए, इसी में यह लग जाएगा तो इसका जो है टाइम पास भी होगा, साथ ही साथ थोड़े करके इसका दिमाग डेवलप होगा उस काम के प्रति। तो ऐसा डॉक्टर ने सलाह दिया। सम ऑक्यूपेशन, कोई पेशा, कोई भी पेशा ये करने लगे तो इसका दिमाग सही हो जाएगा। Which would help his development, इसी से इसको इसके दिमाग के विकास में मदद मिलेगी और इसकी स्थिति सुधरेगी। डॉक्टर ने सलाह दे दिया। It would help a great deal if they gave him a special interest to feed his sense of responsibility। डॉक्टर ने कहा कि it would help a great deal, बहुत अधिक मदद मिलेगी, इफ दे गेव हिम ए स्पेशल इंटरेस्ट, कुछ खास रुचि के लायक जो है कार्य जिसको अगर दे दिया जाए तो इसका विकास होगा। टू फीड हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि इसकी जो जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी के प्रति इसका जो दिमाग है, इसकी जो जिम्मेदारी है, उसके प्रति यह जो है अपना कार्य करने लगे। उसी के अनुरूप चूंकि जिम्मेवारी मिलेगी तो कुछ ना कुछ यह जो है समझने लगेगा, करने लगेगा और इसके दिमाग का विकास होगा। यू आर पीपुल ऑन द लैंड, आप लोग, तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप लोग तो जमीन वाले लोग हैं, आप लोगों के पास जमीन है। द डॉक्टर से लेट हिम कीप हैंस, जमीन आप लोगों के पास ये है तो क्यों नहीं मुर्गी पालन इससे करवाते हैं, मुर्गी फार्म खोल दीजिए, पोल्ट्री फार्म खोल कर कुछ मुर्गी पाल दीजिए, दिन रात वो यह देख रेख करेगा। डॉक्टर ने ऐसा सलाह दे दिया। सो फॉर मेनी ईयर्स बेंजी हैड केप्ट हेंस, बहुत दिनों तक इसलिए बेंजी ने मुर्गियों को पाला। जॉनसन बेंजी के द्वारा मुर्गी फार्म खुलवा दिया और बेंजी जो है उसमें मुर्गी पालने का काम करने लगा। एंड व्हाट द अर्थ वाज टू हिज मदर एंड फादर द हेंस वेयर टू बेंजी, जितना कीमती जॉनसन दोनों दंपति के लिए उनका जमीन था, जितना कीमती जमीन था, ठीक उसी तरह बेंजी के लिए उसका मुर्गी हो गया। मुर्गियों में दिन रात लगा रहता था। दे वेयर ऑलमोस्ट ऑल ही हैड, उन लोगों के पास अब इतने सब कुछ हो गए, एक मुर्गी फार्म भी हो गया। व्हेन ही केम फ्रॉम स्कूल, जब भी वह स्कूल से आता था, कट ऑफ बाय हिज सिंप्लिसिटी फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन, अन्य बच्चों से वो बिल्कुल अलग रहता था। अलग होकर के बेंजी वेंट स्ट्रेट होम टू हिज हेंस, बेंजी चुपचाप, वो खेलने कहीं नहीं जाता था, बेंजी चुपचाप अपने घर चला आता और घर आकर के अपने बस्ते को रख देता था और सीधे मुर्गी फार्म में चला जाता था। Which he kept in a wire coop that his father had made at the back of the house, घर के पीछे वाले भाग में वायर कूप कहते हैं जो तार की जाली से घेर करके बनाया जाता है, उसी के अंदर जो है मुर्गियों को रखा जाता था। तो उस वायर कूप के अंदर चला जाता था। At first he kept 10 or a dozen hens, सबसे पहले उसके पास 10 या 12 जो है मुर्गियां थी। ऑल कलर्स एंड ब्रीड्स, सभी रंगों के, सभी प्रजातियों के। ब्राउन एंड स्पेकल्ड, भूरे और धब्बेदार।
एंड ब्लैक एंड व्हाइट, काले और उजले, एंड द कूप वाज स्मॉल, और कूप जो था, वायर कूप जो घेरा था, वो जो है छोटा था। ही फेड द हेन्स सिंपली, वो सामान्य ढंग से मुर्गियों को खिलाता था। ऑन स्क्रैप्स फ्रॉम द टेबल, सीडेड कैबेज स्टंग फ्रॉम द वायर, क्या करता था कि जो भी स्क्रैप्स होते थे, जो क्या कहते हैं अन्न के दाने जो बचे रहते थे, उसको जो है वो टेबल पर रख देता था। सीडेड कैबेज, बंद गोभी, बीज वाले गोभी, स्ट्रंग फ्रॉम द वायर, वो लटका दिया जाता था उस तार से। ए लिटिल मेज, थोड़ा सा मक्का डाल दिया जाता था। एंड ऑन कॉर्न कार्स विच ही ग्लिंड इन द लेट समर फ्रॉम हिज फादर्स एकड़ ऑफ स्टॉबल, उसके पिताजी के खेतों से जो भी कुछ अनाज निकलते थे, उस अनाजों का यूज करके वह मुर्गियों को खिलाता था। इट इज पॉसिबल डेट ए हेन बीइंग ए सिंपल क्रिएचर, ये संभव था कि चूंकि मुर्गियां एक सामान्य जो है जीव होती है, सामान्य जो है वो चिड़िया है मुर्गी, थ्राइव्स बेस्ड ऑन सिंपल ट्रीटमेंट, नहीं उसको सामान्य ही ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, ज़्यादा उसमें कोई लगने की ज़रूरत नहीं होती थी। बेंजी अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग अबाउट ए हेन, बेंजी फर्स्ट एंड लास्ट थिंग का मतलब होता है हर चीज़, एक एक चीज़ मुर्गियों के रख रखाव के बारे में बेंजी समझ चुका था। दैट इट एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग एग्स, मुर्गियों का एक सबसे बड़ा काम होता है अंडा देना, जिससे बहुत लोग अंडे पाने के मकसद से भी रखा करते हैं। मुर्गी का ऐसे लोग मीट भी, मांस भी खाते हैं। तो इन दोज डेज द सिंपल प्रोसेस हैड नॉट बिकम साइंटिफिक, उस समय जो सामान्य ही प्रक्रिया थी वो साइंटिफिक नहीं हुई थी। आज तो वैज्ञानिक ढंग से हर चीज़ हो रहा है, खेती से लेकर के मुर्गी पालन, चाहे जितने भी पशुपालन के कार्य भी हो रहे हैं सभी वैज्ञानिक ढंग से, लेकिन उस समय वैज्ञानिक पद्धति उतना विकसित नहीं था। इस वजह से सिंपल ढंग से ही मुर्गियों का रख रखाव बेंजी किया करता था। फिर कह रहा है कि नॉर इट हैड बिकम हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड कमर्शियलाइज्ड, और ना ही यह बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड था, जटिल था, और साथ ही कमर्शियलाइज्ड भी नहीं था, माने वो व्यापारिक ढंग से उसका पालन पोषण नहीं हो रहा था, उसका जो है संख्या उसकी कम थी। एग्स वेयर चीप, अंडे सस्ते भी थे। हेंस मिस्टीरियसली पेक्ड नॉरिशमेंट ऑफ द बेयर अर्थ, और साथ ही साथ जो मुर्गियां थी वो एक तरह से उसी खाली धरती से, बेयर अर्थ से ही अपना नॉरिशमेंट पा लेती थी, माने उसको भोजन मिल जाता था। दे सैट इन ए होम मेड नेस्टिंग बॉक्स, वो घर में नेस्टिंग बॉक्स में भी जो क्या कहते हैं बक्सा बना हुआ था जालीदार, उसी में जो है वो बैठती थी। ऑन ए स्ट्रॉ, पुआल पर बैठती थी। एंड लेड द एग्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम, और उन लोगों को जो आशा के अनुरूप, जो आशा थी उसके अनुरूप जो है वो अंडे भी देती थी। बेंजी अंडरस्टूड अनदर थिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स, मुर्गियों के व्यापार के बारे में बेंजी ने कुछ दूसरा चीज भी जान लिया, कुछ अन्य चीजों के बारे में भी उसे पता चला। एंड दैट वाज दैट एग्स कुड बी सोल्ड टू कॉलर एट द बैक डोर ऑफ देयर हाउस, वो क्या जाना मुर्गियों के बारे में कि अंडे इसके बिकते हैं, तो यह चोरी चुपके अपने माता पिता से वो क्या करता था, बैक डोर से, घर के पिछले दरवाजे से मुर्गियों के अंडे को किसी व्यापारी को कॉल करके वो बेचना शुरू कर दिया। इन स्कोर्स एंड हाफ स्कोर्स एंड फाइवर्स एंड द मनी फ्रॉम दिस एग्स वाज पुट केयरफुली, अर्थात एक एक करके वो जो है अंडे बेचता गया, और साथ ही साथ उससे आने वाले पैसे को वह धीरे धीरे इकट्ठा करते गया। ऑलमोस्ट रिलीजियसली, बिल्कुल धार्मिक तरीके से, इनटू ए लार्ज व्हाइट बेसिन दैट स्टूड ऑन द टॉप सेल्फ ऑफ द किचन कपबोर्ड, और एक व्हाइट बेसिन था, नहीं किचन के कपबोर्ड तहखाने में, उसी के ऊपर जो है वो जो है एक सेल्फ था, अलमारी, उसी अलमारी में वो पैसे को इकट्ठा करने लगा। द बेसिन वाज बियॉन्ड बेंजीज रीच, वो बेसिन जो था बेंजी के पहुंच से परे था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, हिज मदर वुड टेल हिम, उसकी माँ ने उससे कहा, क्या कहा, द मनी विल बी योर्स, ये जो है पैसे जो होंगे ये तुम्हारे होंगे। यू अंडरस्टैंड, इस बात को समझो। योर फादर एंड मी आर गोइंग टू सेव द मनी, तुम्हारे पिताजी और मैं पैसे बचाने जा रही हूँ।
when there is enough we shall put it in the bank। जब अधिक हो जाएंगे पैसे तो हम लोग इसे क्या करेंगे, बैंक में ले जाकर रख देंगे। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट, बैंक जो है इस पर हमें इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। एंड देन वन डे, और तब एक दिन, व्हेन यू आर 21, जब तुम 21 वर्ष के हो जाओगे, इट विल बी योर्स बाय राइट, तो इस पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। इट विल बी योर्स एंड यू कैन डू व्हाट यू लाइक विथ इट, यह तुम्हारी हो जाएगी और इससे तुम जो मन करेगा वो कर सकते हो, कर लेना। डू यू अंडरस्टैंड, समझे। एंड बेंजी वुड सिंपली स्माइल एट हिज मदर एंड से यस ही अंडरस्टूड, इस बात पर बेंजी ने सिंपली मुस्कुराया और अपने माँ से कहा कि हाँ मैं समझ गया। एज टाइम वेंट, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। ऑन बेंजी बिगेन टू कीप मेनी मोर हेन्स, धीरे धीरे बेंजी के पास मुर्गियों की संख्या बढ़ने लगी। Soon there were more eggs than could be sold at the back door, अब इतना मुर्गी होने लगा कि अब बैक दरवाजे से बेचना मुश्किल हो गया। And by the time Benji had left school at 14, he had 40 or 50 hens, और उस समय तक बेंजी अब विद्यालय भी छोड़ चुका था, नहीं, और उस समय उसका उम्र जो है लगभग स्कूल एट 14, हाँ मैंने 14 वर्ष की अवस्था में बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया पढ़ना, और उस समय तक उसके पास जो है लगभग 40 से 50 हेन हो चुके थे, 40 से 50 मुर्गियां उसके पास हो चुकी थी। Soon he would set off 3 times a week with a large basket of eggs on a wheel truck, शीघ्र ही अब जो है एक सप्ताह में 3 बार एक जो है बड़े से ट्रक पर जो है अब अंडे का सेल होने लगा। एंड हॉक देम इन कास्टर, और माने कास्टर में घुमा घुमा करके जो है, हॉक कहते हैं घुमा, फेरी लगाकर बेचना, फेरी लगाकर बेचना शुरू कर दिया। द नियरेस्ट टाउन, जो कास्टर जो था माने उसके समीप का, माने उसके गांव के सबसे समीप का जो टाउन था उसका नाम कास्टर था, तो कास्टर में ले जा करके हॉक करके बेचना ये शुरू कर दिया। By this time the money no longer went into the basin, नहीं, अब जो है इस समय अब बेसिन में वो पैसा नहीं रखा जाता, बट स्ट्रेट इनटू द बैंक, अब सीधे बैंक में जाता था पैसा। By this time the money no longer went into the basin, अब इस समय बेसिन में पैसा नहीं रखा जाने लगा, बट स्ट्रेट इनटू द बैंक, अब सीधे बैंक में जाता था। बेंजी कुड रीड एंड a year or two afterwards he read in a paper that it was better to segregate breeds of hens. बेंजी could read, अब बेंजी पढ़ सकता था, and a year or two afterwards, 1 या 2 साल बाद, he read in a paper, उसने पेपर में पढ़ा that it was better to segregate breeds of hens, अच्छा होगा कि मुर्गियों की नई प्रजातियां, उन्नत किस्म की प्रजातियों को पोसा जाए, पाला जाए। कीपिंग व्हाइट लेग हॉर्न, नहीं, सेपरेट फ्रॉम रॉड आइसलैंड, और व्हाइट लेग हॉर्न एक प्रजाति होती है मुर्गी की, तो उस व्हाइट लेग हॉर्न को अब जो है पाला जाए। एंड यंग फ्रॉम ओल्ड, अब जो है बूढ़े से अब जवान जो है, मैंने पुराने जो है ब्रीड जितने भी हैं, पुराने प्रजाति उसको छोड़ा जाए, अब नई प्रजाति, यंग प्रजाति के मुर्गियों को पाला जाए। दिस मींट न्यू कूप्स, नहीं, इसका मतलब अब हुआ कि अब नया कूप का निर्माण किया जाए। एंड एट द टाइम बेंजी रीड दैट हेंस नीडेड एयर एंड एक्सरसाइज, उस समय तक बेंजी अब यह समझ चुका था कि मुर्गियों को हवा और कसरत की, व्यायाम की भी जरूरत है। एंड ड्राई हाइजेनिक प्लेसेज टू स्लीप, और ऐसा जगह भी चाहिए जो सूखा हो, नहीं, स्वास्थ्यकर जगह हो, वैसे जगह की आवश्यकता है। बेंजी सब कुछ समझ चुका था। बेंजी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, बेंजी बहुत मजबूत था। अंडरस्टूड ए सिंपल थिंग लाइक नेलिंग वायर नेटिंग टू वुड एंड बिगन हिमसेल्फ टू बिल्ड न्यू हाउस एंड कूप्स फॉर द न्यू, कह रहा है कि अंडरस्टूड ए सिंपल थिंग लाइक नेलिंग वायर नेटिंग, माने वायर नेटिंग भी करना वो सीख लिया था, जालसाजी करना। टू वुड एंड बिगन, लकड़ियों पर, एंड बिगन हिमसेल्फ टू बिल्ड न्यू हाउसेज, और धीरे धीरे नए नए घरों का निर्माण वो खुद करने लगा। एंड कूप्स फॉर द न्यू सिग्रेगेटेड ब्रीड्स ऑफ हेंस, नई नई किस्म के
मुर्गियों की प्रजातियों के लिए वो नया नया कूप का निर्माण करना शुरू कर दिया। फॉर ऑल दिस ही नीडेड ए स्पेस। इन सब चीजों के लिए उसको जो है एक स्पेस, एक बड़े से जगह की जरूरत थी। एंड सो हिज फादर एंड मदर गेव हिम ए स्ट्रिप ऑफ लैंड रनिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द हाउस हाफ वे अक्रॉस द फील्ड। तो उनके माता पिता ने क्या किया कि हाफ अक्रॉस द फील्ड कह रहा है कि एंड सो हिज फादर एंड मदर गेव हिम ए स्ट्रिप ऑफ लैंड रनिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द हाउस, अच्छा हाफ वे अक्रॉस द फील्ड। उनके घर के पीछे वाले भाग में ही एक माने जमीन का एक बड़ा सा प्लॉट था, नहीं उसको उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने बेंजी को दे दिया। इन दिस वे दे गेव हिम समथिंग मोर प्रीसियस देन दे हैड एवर गिवन बिफोर। इस तरह से इस जमीन को दे करके बेंजी को उन्होंने ऐसा कीमती तोहफा दिया जो कभी उन्होंने किसी को नहीं दिया था। उन लोगों के लिए जमीन ही सबसे बड़ा धन था और उस धन को भी वो लोग अपने बेटे को दे दिए। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, विदाउट फुली रियलाइजिंग इट, बिना कुछ महसूस किए वे लोग ये काम किए। दे गेव हिम ए पीस ऑफ अर्थ, बिना कुछ सोचे विचारे, चूंकि बेटा था, बेटा के लिए अब कुछ देना हो तो पेरेंट्स तो नहीं ही सोचता है, तो वे लोग भी नहीं सोचे और उस बच्चे को, अपने बेटे को कीमती जो उनका जमीन था घर के पीछे वाले भाग में, उसको उन्होंने दे दिया। ऑल दिस टाइम दे देमसेल्व्स हैड स्ट्रगल हार्ड, पूरे जीवन तक उन्होंने स्वयं से, उन लोगों ने बहुत परिश्रम, कठिन परिश्रम किया था। एंड ऑलमोस्ट वेनली विथ द अर्थ, और बिल्कुल जो है उस जमीन के लिए वो लोग जो है क्या किए थे, ऑलमोस्ट वेनली विथ द अर्थ, उस धरती के साथ ही वो लोग जुड़े रहे, नहीं बिल्कुल। At the back of their minds lay a precious belief that Benji would one day grow out of his simplicity. दिमाग के किसी कोने में उन लोगों के दिमाग के किसी कोने में बात चल रहा था कि बेंजी किसी न किसी दिन इस सिंप्लिसिटी से अलग होगा, अपने भोलापन से अलग होगा, सरलता से अलग होगा, थोड़ा वो तेज होगा। इन द सेम वे दे चेरिश्ड ए साइलेंट बिलीफ, और इसी आशा में वे लोग इस एक साइलेंट बिलीफ को पाले हुए थे। एक विश्वास उन लोगों के दिल में चल रहा था दैट द अर्थ वुड बी वन डे आउट ग्रो इट्स पॉवर्टी, माने यही धरती एक दिन उन लोगों के गरीबी को दूर करेगी। द अर्थ हैड यील्डेड स्टबॉर्नली फॉर देम, और वो जमीन जो है उन लोगों के लिए धीरे धीरे अपना ना होता है खजाना कुछ ना कुछ दे ही रहा था। एंड द रीजन लाइक बेंजी वाज सिंपल, और इसका कारण यही था कि बेंजी जो है सिंपल था, भोला भाला था। The reason was not in the earth but in themselves. The reason was not in the earth. यह कारण धरती इसका कारण नहीं था, but in themselves, बल्कि वे लोग स्वयं इसके कारण थे। For most of their lives they had put rather more value on faith than sweat. For most of their lives, अपने जीवन के एक बहुत बड़े समय के लिए had put rather more value on faith than sweat, माने उन लोगों ने अपने पसीने से ज़्यादा महत्व अपने विश्वास को दिया, और इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपने पूरे जो है मेहनत की कमाई रूपी उस जमीन को अपने बेटे को पूर्णतः दे दिया। फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन ए लोकल प्रीचर, बहुत दिनों तक बेंजी के पिताजी एक स्थानीय प्रीचर का काम करते थे। प्रीचर का मतलब उपदेशक, लोगों को उपदेश देना, कुछ बताना, उसका वे काम करते थे। ए मैन विथ क्वाइट ए गिफ्ट ऑफ टॉकिंग, वैसे आदमी थे जिनको बात करने की अद्भुत कला थी। He liked not only a talk, he liked not only to talk on Sunday. वे केवल संडे के दिन ही बात करना नहीं चाहते थे। To village congregations in a small steel chapels far out in the countryside, माने पूरे दूर दराज तक, अपने गांव के बाहरी इलाकों तक वे जो है जा के लोगों से बात करना नहीं But he liked to talk at the back door, over the field gate, in the road outside the house. माने वो हर जगह बात करना, बैक डोर अपने घर के पीछे वाले भाग में बात करने लगते थे। ओवर द फील्ड गेट के ऊपर जाके बात करना नहीं, रोड आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर जो रोड है उस पर जाके बात करना, माने जगह जगह बात करने के बहुत शौकीन थे नहीं, और बात करने की कला भी थी।
और दिन रात लोगों से बात करना ही उनका काम था। He talked so much that he must have had an idea that the earth, designed, created and nourished by the God,